Hello everyone, my name is Himanshu Mangal and I have secured All India rank 288 in this year's UPSC CSE 2022. So इस वीडियो के थ्रू मैं अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। पहले एक बार मेरी जर्नी थोड़ी सी बता देता हूँ सो दैट यू कैन ऑल रिलेट एंड कनेक्ट बेटर। तो 2017 में मैंने पहली बार अटैम्प्ट किया था। उस साल मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था एंड आई हैड स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स। आई थिंक 101 102 कुछ मार्क्स थे और कट ऑफ से मेरे 2-3 मार्क्स कम थे उस साल। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी एंड देन आई केम बैक। 2020 में मैंने वापस सेकंड अटैम्प्ट दिया था। मैं जॉब कर रहा था बीच में, तो 20 में जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो उस साल आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स एंड प्रीलिम्स हो गया था उस साल। फिर उसके अगले साल भी 21 और 22 में भी मैंने प्रीलिम्स दिया था और प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। सो आई फील कि प्रीलिम्स हैज़ ऑलवेज बीन ए कंफर्टेबल थिंग फॉर मी। मुझे प्रीलिम्स से कभी दिक्कत नहीं होती थी। तो एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में मेरा नहीं हुआ था, तो व्हाट आर द लर्निंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम दैट अटेम्प्ट। तो एक ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास कोई गाइडेंस हो या फिर फैमिली में किसी ने क्लियर किया हो तो इट बिकम्स ईजी। तो फॉर मी फैमिली में तो किसी ने क्लियर नहीं किया था, बट क्योंकि मैंने 2017 में दिया था और आई हैड फेल्ड, तो इन ए सेंस आई वॉज एक्टिंग एज अ गाइडेंस फॉर माई सेल्फ। तो 2017 में क्या हुआ था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इनिशियल जो प्रिपरेशन वाला फेज़ है, I wasted a lot of time and effort in reading newspapers and in reading NCERTs 6 to 10th। देखो NCERT 6 to 10th की पढ़ तो लोगे, बट उसमें ना तो तुम्हारे कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे और ऐसे नहीं कि NCERT पढ़ ली तो यू कैन इग्नोर दी स्टैंडर्ड बुक्स जो भी होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि NCERT पढ़ के तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे तो एक तो बहुत बेसिक लगती थी जो छोटी क्लासेस की है, और उनमें क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। दिस इज़ इनसफिशिएंट, आई फाइंड देम इनसफिशिएंट। और न्यूज़पेपर पढ़ने में अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे तो यू विल एटलीस्ट स्पेंड, अभी भी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मेरे को 2.5 घंटे मिनिमम चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने में, और अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो 3.5 घंटे। और डेली अगर तुम 3.5 घंटे न्यूज़पेपर में दे रहे हो तो देयर इज़ नो पॉइंट। मतलब फिर तो प्रिपरेशन काफ़ी जेपरडाइज होने वाली है। स्टार्टिंग में मत करो ये चीज़। स्टार्टिंग में क्या है कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एम होना चाहिए कि स्टैटिक चीज़ें जल्दी से कवर हो जाए। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को 15-20 दिन में प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही खत्म कर दो। इकोनॉमी है, उसको जल्दी से खत्म कर दो। एनवायरनमेंट को जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि ये चीज़ें ना करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है तो उसका एक बेस प्रिपेयर होना चाहिए। जितने भी बॉडीज़ है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशंस का एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया। तो ये क्या है, ये अगर आपने मान लो स्टार्टिंग में 2 महीने में फिनिश कर दिया जल्दी से, तो आप जो कॉम्पिटिशन में उसमें बहुत आगे हो जाओगे। और दिस इज़ द रीज़न वाई मैं कम टाइम में प्रीलिम्स में ज़्यादा स्कोर कर लेता था। तो इसका क्या तरीका होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि NCERT को साइड में रखो और न्यूज़पेपर को भी रखो साइड में। एक स्टैंडर्ड बुक, सबको पता है कौन सी सब्जेक्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड बुक है। जैसे मान लो लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी की, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को लक्ष्मीकांत डायरेक्टली समझ आ जाती है। अगर मान लो आपको लक्ष्मीकांत समझ नहीं आ रही है डायरेक्टली, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रेफर टू वन गुड वीडियो सोर्स ऑन यूट्यूब। आप वो वीडियो सोर्स लो और एक लक्ष्मीकांत लो और दोनों को पैरेलली चलने दो। जो वीडियो में से आपको लग रहा है एक्स्ट्रा, उसको लक्ष्मीकांत में नोट कर लो। तो उससे क्या चीज़ें समझ भी आती जाएगी और आपका कंटेंट भी जल्दी कवर हो जाएगा। और ऐसा, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, लक्ष्मीकांत में ऐसी बहुत कम चीज़ें होंगी जो NCERT में दी हुई है और लक्ष्मीकांत में नहीं दी हुई। और मान लो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, समझ ली, 2-3 बार पढ़ ली, तो आपका एक अच्छा बेस बिल्ड हो गया। उसके बाद अगर आप NCERT पढ़ोगे तो 6 की NCERT यू कैन फिनिश इन 2-3 आवर्स। ऐसे ही सिमिलरली बाकी क्लासेस की NCERT क्या है, 2-2, 3-3 घंटे में खत्म हो जाएगी। मतलब उनको स्किम करना होता है, नया कंटेंट बहुत ही कम मिलेगा। तो दिस इज़ वन थिंग कि प्रिपरेशन में क्या डिफरेंट करना चाहिए। दूसरा मैं बोलूँगा कि जैसे न्यूज़पेपर है, हमारा एम है करंट अफेयर्स कवर करना, ना कि न्यूज़पेपर कवर करना। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर्स आप बहुत सारी जगह से कर सकते हो। जैसे आई यूज़ टू रेफर वन वीडियो सोर्स, आई थिंक बायजूस की एक वीडियो आती है, तो मैं वो फ्री टाइम में देख लेता हूँ। जैसे मान लो लंच कर रहे हो, दिन में 2-3 बार तो खाना खाते ही हो, तो 2-3 बार में कंबाइन करके वो वीडियो पूरी खत्म हो जाती है मेरी। मैं उसमें से नोट्स कुछ नहीं बनाता ज़्यादातर। अगर कुछ अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और गूगल फोटोज़ पे एक एल्बम बना लेता हूँ। उस एल्बम को फिर बाद में रिवाइज कर सकते हैं। और एक स्टैटिक वेबसाइट रेफर कर लो। वेबसाइट बोले तो जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है, इट्स अ गुड वेबसाइट। सिविल्स डेली भी है, इट्स अ गुड वेबसाइट। तो डेली के करंट अफेयर्स वहाँ से आप देख सकते हो। और वहाँ पे क्या है, उन्होंने बहुत अरेंज करके पूरे न्यूज़पेपर से निकाल के वो अरेंज करके दे देते हैं। उससे कम टाइम में, आधे घंटे में वो पूरा कवर हो जाता है डेली का करंट अफेयर्स। और फिर लास्ट में एक मंथली मैगजीन रेफर कर लो, तो उससे आपका करंट होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर में बहुत टाइम जाता है और स्टार्टिंग में इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इंटरव्यू के लिए यू शुड रेफर टू ए न्यूज़पेपर, और उसमें भी एक सफिशिएंट है। कुछ लोग 2, 3, 4, 5, कुछ कई लोग तो 6 भी बोल देते हैं।
इतना रिटेन रहता नहीं, और अगर इतने करोगे तो बाकी सब चीज़ें कब करोगे। तो एक तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है, मेरे को लगता है कि जो टेस्ट सीरीज़ है दे आर ए ड्रैग, आई ऑनेस्टली फील। जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़ी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं। जैसे पॉलिटी में ले लो, उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आया था आई थिंक, एंड आई फील इट वाज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। उसका आंसर पता होना चाहिए, बट क्या है कि जो टेस्ट सीरीज होती है कोचिंग्स की, उनमें ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें और बहुत टेक्निकल चीज़ें पूछ लेते हैं। और प्रीलिम्स में एक और चीज़ क्या होती है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने 1 महीने पहले एग्जाम से 1 महीने पहले टेस्ट दिया। उसने 2 टेस्ट दिए थे, ओपन टेस्ट जो फ्री में होते। उसके कुछ तो आए थे, एक में 50 मार्क्स 50-60 के राउंड आए थे दोनों पेपर में, एंड ही वाज सो डिमोटिवेटेड। मैंने उससे लेटर, मतलब उससे कसम खिलवाई कि तू टेस्ट नहीं देगा ऑनेस्टली, और अगर देगा तो मार्क्स कैलकुलेट मत करना। क्योंकि यार किसी भी इंसान के अगर 1 महीने पहले 50-60 नंबर आएंगे तो वो डिमोरलाइज होगा ही होगा। मेरे खुद के, जब मुझे याद है 2021 के अटेम्प्ट में मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। 1 महीने पहले मैं किसी कोचिंग का टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट था, मेरे आए थे 35 मार्क्स। और झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास ये डेटा है पूरा, 35 मार्क्स आए थे। और आई वॉज लाफिंग एट माई स्कोर कार्ड, क्योंकि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और 35 मार्क्स आ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि यार क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि अगर मेरे सामने तुम बुक खोल के रख दोगे तो शायद मैं इस पर ज़्यादा स्कोर कर पा लूँ। बाकी मेरा नॉलेज बेस उतना है ही नहीं कि उसमें मैं 35 से ज़्यादा ले आऊँ, और यूपीएससी में कभी 100 से कम आई नहीं है। तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है बिटवीन व्हाट यूपीएससी आस्क एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मुझे लगता है कि जैसे आप ज़्यादातर किसी से भी पूछोगे ना, लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। मैं तो बहुत ज़्यादा कोचिंग के टेस्ट देता नहीं हूँ, बट आज तक मेरे 100 एक ही बार क्रॉस करे हैं। और उस दिन मैंने पूरे घर में एकदम ऐसे एक खुशी का माहौल सा क्रिएट कर दिया था कि भाई आज मेरे पहली बार ज़िंदगी में 100 से ऊपर आए। मैं जनरली 2 से 3 टेस्ट देता हूँ कोचिंग के प्रीलिम से पहले। कोचिंग के टेस्ट 2, बट उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो यू शुड नॉट बी डिमोरलाइज। चाहे 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कोचिंग के अगर टेस्ट दे रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो टेस्ट देने का क्या पर्पज़ है? टेस्ट देने का जो पर्पज़ है वो नॉलेज गैदर करना नहीं है, क्योंकि आप इतनी नॉलेज नहीं गैदर कर सकते। उससे तो आप ये टेस्ट कर सकते हो कि जो आपको चीज़ें आ रही है उसमें आप सही दिमाग लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे। आपकी जो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है, जैसे कहाँ से स्टार्ट करना है पेपर, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है या फिर वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से पॉलिटी शुरू हो रही है, वो स्ट्रेटजी हो गई। ओएमआर के लिए कितना टाइम रखना है ना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, और अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हो तो वो कैसे अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट से सीख सकते हैं। बट उनसे डिमोरलाइज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2021 का जब रिजल्ट आया था तो प्रीलिम्स, नेक्स्ट प्रीलिम्स में 4 दिन बचे थे, और मैंने 2022 के प्रीलिम्स जो नेक्स्ट था 4 दिन बचे थे, उसके लिए बहुत कम प्रिपरेशन की थी, मतलब 0 के बराबर थी। और मुझे पता था कि यार अभी अगर नया पढ़ना बैठा तो आई वुड बी डिमोटिवेटेड, वो कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे दिए थे कोचिंग के टेस्ट। मैंने इसलिए दिए थे कि मैं वो एक एग्जाम सेटिंग में टाइम लगा के जो टेस्ट देना उसकी मुझे आदत हो। बट मैंने मार्क्स से आई नेवर गेट डिमोरलाइज, चाहे मेरे 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लर्निंग्स इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट देके क्या सीख रहे हो। तो मैंने वो 4 दिन में क्या करा, पुराने पेपर लिए 4-5 साल के, उनको मैं 4-4 बार कर गया था। तो उससे एक फेक कॉन्फिडेंस आई वांटेड कि जब मैं एग्जाम में जाऊँ एक थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो फेक ही हो। उससे क्या है ना कि सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, और मुझे ये नहीं लगेगा कि यार मैं कम बढ़ गया हूँ, वो नहीं लगना चाहिए। क्योंकि सबकॉन्शियस नॉलेज सबके पास होती है और प्रीलिम्स में ऑप्शंस हमारे सामने ही होते हैं। तो यही चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में अगर नहीं होता तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम पॉलिटी अच्छे से नहीं करते, इकोनॉमी अच्छे से नहीं करते, एनवायरनमेंट अच्छे से नहीं करते, और साइंस एंड टेक अच्छे से नहीं करते। और प्रीलिम्स में ना पीवाईक्यूज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे एक यूपीएससी का ट्रेंड और पैटर्न होता है, तो 2-3 साल तक सेम फॉलो करते हैं। जैसे पहले रिपोर्ट्स पूछते थे तो वो 2-3 साल तक पूछते थे, अब नहीं पूछते। पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म में सेक्ट्स पूछते थे, वो 2-3 साल तक पूछा, अब वो लिटरेचर या जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं बुद्धिज्म जैनिज्म की, उन पर थोड़ा शिफ्ट हो गए। तो ये एक जो है ना ट्रेंड, वो शिफ्ट होता रहता है और वो 2-3 साल तक कंटिन्यू होता है। अब जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन पे 3 साल तक लगातार क्वेश्चन आया था। तो ये ट्रेंड कुछ ऐसे हैं जो हम फिगर आउट कर सकते हैं, एंड देन मे बी वी माइट बी एबल टू प्रिडिक्ट सम क्वेश्चन। जैसे सीबीडीसी था, उस पर पता ही था कि इस बार क्वेश्चन आएगा। तो सीबीडीसी अपन को एक सोर्स से नहीं करना है, फिर आप 5 सोर्स से सीबीडीसी करके जाओ, कि उसका एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई की, उससे पढ़ के जाओ, उससे बाहर नहीं आ सकता। फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मार्क द क्वेश्चन इनकरेक्टली अगर आपने वो हॉलिस्टिकली कराए तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो पीवाईक्यूज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब मैंने पीवाईक्यूज इतनी बार करे हुए हैं कि आप अगर मेरे को क्वेश्चन बोलोगे, कोई टॉपिक बोलोगे, तो मैं उससे बता दूंगा कि ये पुराना क्वेश्चन कौन से साल में आया था
और इस पर क्या क्वेश्चन आया था, इतनी बार मैंने ऑलमोस्ट किए हुए हैं। तो एग्ज़ाम में क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो याद आ जाता है। दूसरी चीज़ है कि प्रीलिम्स में CSAT, और इस साल का प्रीलिम्स तो काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब इस साल डिफिकल्ट तो क्या, रैंडम था थोड़ा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइड आई फील, वरना जितनी भी मेहनत करते हैं वो सब वेस्ट हो जाती है। एक CSAT पे मैं एग्जांपल दूंगा। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मैं IIT बॉम्बे से ही है मेरा वो फ्रेंड, वो 2 साल से CSAT में फेल हो रहा था एंड ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। द बैड पार्ट इज दिस, तो मैंने लिटरली आई ब्लैकमेल्ड हिम कि अगर तूने CSAT का आज मेरे को 2020 का पेपर सॉल्व करके नहीं भेजा और अपने मार्क्स कैलकुलेट करके नहीं भेजे तो आई वुड ब्लॉक यू टुडे। तो उसको रात तक भेजना पड़ा। सो दिस इज हाउ आई फोर्स्ड हिम। उससे मैंने 10 साल के जो PYQs हैं CSAT के वो कराए, प्रॉपरली करवाए, और रिजल्ट ये था कि 21 में और 22 में और 23 में उसका CSAT क्लियर हो गया। उसके दोनों साल प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। जैसे इस साल का CSAT बहुत डिफिकल्ट था, स्टिल ही वॉज एबल टू क्लियर इट। तो CSAT में यार एफर्ट डालने पड़ेंगे, अगर वीक है तो डालने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन ईदर कॉम्प्रिहेंशन और एप्टीट्यूड और मैथ्स, तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। और अगर CSAT की प्रिपरेशन करनी है तो ऐसा नहीं है कि कोई बुक खोल के बैठकर पढ़ने लग गए। 10 साल के पेपर डाउनलोड कर लो, विजन ने सॉल्यूशन दे रखे हैं, और UPSC की जो ऑफिशियल आंसर की है वो डाउनलोड कर लो, और तीनों को सिंक में करते हुए बस वो 10 साल के अगर पेपर कर लिए तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट CSAT के लिए। और उसको नेगलेक्ट तो नहीं करना है इस साल, तो CSAT हैज़ बीन ए डिसाइडर। सो आई थिंक दैट्स इट। बाकी कंटेंट वगैरह तो सबको पता ही होता है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। PYQ शुड बी योर गाइडिंग लाइट। और अब जैसे जो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अभी ना थोड़ा रोट मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे स्टेट PCS में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट 1 वर्ड वाले, वैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो आयर प्रिपरेशन शुड ऑल्सो बी फाइन ट्यून अकॉर्डिंगली। और CSAT पे बहुत, अगर आपको 4, 5, 6 महीने देने पड़ रहे हैं CSAT में तो देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं अगर UPSC करना है तो। I think that's it, and I would like to thank Daily Knowledge Track for giving me this opportunity and the platform to speak in front of you all. I wish you all the best. Thank you.